नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पे। आज 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 9 शुरू करते हैं। तो सुनिए। मैं अपनी खुशी पर काबू नहीं पा सकती। भीतर बैठी सयानी लड़की हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देख रही है। मैं एक बड़ी सी मुस्कान के साथ क्रिश्चियन को लगातार ताक रही हूँ। उसके मुंह से निकले ये 3 शब्द मेरे लिए स्वर्ग से उतरे शब्दों के बराबर हैं। वह भी दिल की गहराइयों से मुझे चाहने लगा है। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू छलक उठे। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो। ये जानकर मेरा मन झूम उठा है। ये खूबसूरत दुनिया का सताया इंसान मेरा रोमानी हीरो है, क्योंकि उसमें एक हीरो होने की सारी खूबियाँ मौजूद हैं। उसके साथ ही इतना ही नाजुक भी है। जरा सी बात इसे ठेस लगा देती है। ये तन्हा है और अपने आप को मिटाने पर तुला है। मेरा दिल उसके दर्द से टीस उठा और मैं जानती हूँ कि इस पल में मेरे दिल में हम दोनों के लिए बहुत जगह है। सचमुच बहुत सारी जगह। मैं उसके प्यारे से चेहरे के पास गई और हाथों में भरकर चूम लिया। उसके साथ ही मैंने उसके लिए महसूस किए जा रहे प्यार को भी उड़ेल दिया। मैं चाहती थी कि गर्म पानी की बौछार तले अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दूं। क्रिश्चियन ने आह भरी और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मुझे ऐसे थाम लिया मानो मैं ही वह हवा हूँ जो उसे सांस लेने की ताकत देती है। ओह ऐना, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, पर यहाँ नहीं। हाँ, मैंने उसके मुंह के पास मुंह ले जाकर कहा। उसने एक तौलिया उठाया और मुझे पानी से हटाकर एक बाथ गाउन में लपेट दिया। उसने एक तौलिया अपनी कमर में लपेटा, फिर एक छोटे से तौलिए से मेरे बाल पोंछने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने तौलियों को मेरे सिर पर लपेट दिया। वह मेरे साथ खड़ा है और हमारी आंखें शीशे में मिली। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? मैंने पूछा। उसने हामी तो दी, पर भवें से कुड़ गईं। मैंने वहां रखे तौलियों के ढेर से एक तौलिया उठा लिया और उसके आगे उचक कर खड़ी हो गई। फिर मैंने उसके बाल सुखाने शुरू किए। उसने आगे झुककर काम को और भी आसान बना दिया। मैं अपना काम करते करते उस पर नज़र भी मार रही थी। मैं देख सकती हूँ कि वह किसी छोटे बच्चे की तरह दांत दिखा रहा था। एक लंबे अरसे से किसी ने मेरे लिए यह सब नहीं किया। एक लंबे अरसे से, वह हौले से बोला। मुझे तो लगता है कभी किसी ने मेरे बाल इस तरह सुखाए ही नहीं। बेशक रेस ने किया होगा। जब तुम छोटे होगे तो तुम्हारे बाल सुखाती होंगी। उसने इनकार के साथ ही मेरे हाथ वहीं रोक दिए। नहीं, वे पहले दिन से मेरी सीमाओं को मान देती आई हैं। हालांकि यह सब उनके लिए भी तकलीफ देह था। मैं बचपन से ही आत्मनिर्भर था। उसने झट से कहा। मुझे लगा मानो किसी ने पसलियों में घूंसा जड़ दिया हो। एक तांबाई बालों वाला बच्चा अपनी देखरेख खुद करता है, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं है। ये सोच ही मन को उदास कर गई, पर मैं अपनी उदासी को इन अंतरंग पलों पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। ओह, मैं आपके एहसानमंद हूँ, मैंने उसे हौले से चिढ़ाया। मिस स्टील, शायद मैं आपका एहसानमंद हूँ। मिस्टर ग्रे, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने कहा। मैंने सिर सुखाने के बाद एक और तौलिया लिया और पीठ पोंछने के लिए आई। शीशे में नजरें मिली तो मैंने पूछा, क्या मैं कुछ और भी आजमा सकती हूँ? उसने एक पल के बाद हामी दे दी। मैंने बहुत हौले से उसकी बाईं बांह के नीचे बहते पानी को पूछा, फिर शीशे में उसके भाव देखे। उसने मुझे देखकर नाक मारी। उसकी आंखें सुलग रही हैं। मैंने आगे झुककर उसके मुश्कें चूम ली तो उसके होंठ एक झटके से अलग हो गए। मैंने उसी तरह दूसरी बाजू भी सुखाई। उसी तरह चुम्बनों की बरसात के और उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खेल गई। मैंने लिपस्टिक के हल्के निशान के नीचे से पीठ को पोंछा। मुड़ने लगी तो उसने पूछा, सारी पीठ पोंछ रही हो? तौलिए से पोंछना। उसने गहरी सांस लेकर आंख मूंद ली। मैंने तौलिए से सब पोंछा और यह ध्यान रखा कि उसकी त्वचा का स्पर्श ना हो। उसकी पीठ कितनी सुंदर और सुडौल है। कंधों की मांसपेशियां तक गिनी जा सकती हैं।
सचमुच वो अपना बहुत ध्यान रखता है। बस ये नज़ारा उन निशानों की वजह से बुरा दिखता है। मैंने मुश्किल से उन्हें अनदेखा किया और उन्हें चूमने की इच्छा को भरसक दबा दिया। जब मैंने काम निपटाया तो उसने सांस छोड़ी और मैंने उसके कंधे पर एक चुंबन दिया। मैंने अपनी बाहों का घेरा उसके आसपास डालते हुए पेट को पोंछा। शीशे में एक बार फिर से नजरें मिली और उसके चेहरे पर हल्की उलझन के भाव दिखे। ये लो, मैंने उसे मुंह पोंछने के लिए छोटा तौलिया देते हुए कहा। याद है जॉर्जिया में तुमने मुझे अपने हाथों से छूने दिया था? उसके चेहरे का रंग गहरा उठा पर मैंने अनदेखा कर दिया। शीशे में देखा तो ऐसा लगा मानो ओल्ड टेस्टामेंट की किसी पेंटिंग से निकलकर कोई जोड़ा बाहर आ गया हो। उसकी सुंदरता, उसकी नग्नता और मैं ढके हुए बालों के साथ। उसने मेरा हाथ तौलिए समेत छाती पर रखा और मैंने बहुत संभलते हुए उस हिस्से को 2 बार पोंछा। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ है और आंखें मेरे हाथ पर टिकी हैं। भले उसके पूरे शरीर में तनाव पसरा हुआ है पर वह मेरा साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं उसकी आंखों में देखते हुए सोचने लगी, क्या यह वही जगह है जहां मैं जाना चाहती हूँ? क्या मैं इसके भीतर रहने वाले राक्षस का सामना कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से अब तुम सूख गए हो, मैंने धीरे से कहा और वो तेजी से सांसें लेने लगा। एनेस्टेशिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। ये शब्द कहते हुए मैं जानती हूँ कि इनमें कितनी गहरी सच्चाई छिपी है। मैं तो क्रिश्चियन के बिना अपनी कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, उसने भारी सुर में कहा। मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और वह मुझे बाहों भींचकर इस तरह सहलाने लगा मानो मेरी पूजा कर रहा हो। हम एक दूसरे को देख रहे थे और उसकी उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थीं। हम एक साथ जा लेटे, वह साथ में लेटा और मैं उसके दैवीय स्पर्श का आनंद ले रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इस समय वह मेरी छुअन का प्यासा है। मैं उसके लिए तसल्ली देने वाले और राहत पहुँचाने वाले बाम का काम करती हूँ। मैं उसे इस बात के लिए मना भी कैसे कर सकती हूँ? मैं भी तो उसके बारे में ही महसूस करती हूँ। तो तुम इतने सौम्य तरीके से भी पेश आ सकते हो। लगता तो यही है मिसेस स्टील। पहली बार तुम्हारा बर्ताव ऐसा नहीं था जब मैंने तुमसे तुम्हारा कुंवारापन छीना था। नहीं, इसे छीनना नहीं कह सकते। जहाँ तक मुझे याद है मैं भी तुम्हें पाना चाहती थी। मैंने उन पलों का भी भरपूर आनंद लिया था। मैं शर्माकर मुस्कुराई और अपना होंठ काट लिया। हाँ मिसेस स्टील, खुशी देना ही हमारा लक्ष्य है और इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से मेरी हो। उसके चेहरे की हंसी जाने कहाँ चली गई। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम्हारे जन्म देने वाले पिता, क्या तुम जानते हो कि वे कौन थे? मेरे मन में जाने कब से ये बात थी। उसकी भवें सुकड़ी और वह सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता। बस वह दलाल नहीं था जो मेरी माँ के साथ था। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरे डैड कैरिक से पता चला था। मैंने अपने 50 को निहारा। एनेस्टेशिया, तुम हमेशा सब कुछ जानने के लिए बेचैन रहती हो। दलाल ने उस लाश को खोजने के बाद पुलिस को फ़ोन किया पर तब तक 4 दिन बीत गए थे। वह जाते समय दरवाज़ा बंद कर गया था। मुझे उसकी लाश के पास छोड़ गया था। क्रिश्चियन की आंखें धुंधला सी गईं। मैंने गहरी सांस ली। बेचारा नन्हा बच्चा, हम तो उसकी दशा का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पुलिस ने बाद में उसका इंटरव्यू लिया तो वह साफ मुकर गया कि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। कैरिक ने कहा कि वह मुझ जैसा दिखता भी नहीं था। क्या तुम्हें याद है कि वो कैसा दिखता था? एनेस्टेशिया, यह मेरे जीवन का वह हिस्सा जिसके बारे में मैं अक्सर ज़्यादा नहीं सोचता। हाँ, मुझे याद है कि वह कैसा दिखता है। मैं ये कभी भूल नहीं सकता। क्रिश्चियन की आंखें गुस्से से सुलग उठी। क्या हम किसी और विषय के बारे में बात नहीं कर सकते? माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी गर्दन हिलाई। है ना, ये पुरानी बात है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता।
तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इससे पहले कोई मुझे अपने 50 रंग दिखा देता, मैंने बातों को बदलना चाहा और उसके चेहरे के भाव हल्के हो गए। क्या हम थोड़ी ताज़ी हवा के लिए बाहर जा सकते हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्यों नहीं? मैं सोच रही थी एकदम अपना चोला बदल लेता है। अब तो उसके चेहरे पर 27 साला मुस्कान खेल रही थी। मेरा कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। यह तो तय है कि यह बात उसके दिल के करीब है। उसका उत्साह देखते ही बन रहा है। उसने मेरे पिछवाड़े पर एक धौल जमाया। कपड़े पहनो, जीन्स ठीक रहेगी, शायद टेलर ने पैक की होगी। वह उठा और झट से अपना बॉक्सर ग्रीफ पहन लिया। ओह, मैं तो सारा दिन बैठे बैठे से यूं ही देख सकती थी। वह यहाँ वहाँ डोलते हुए तैयार हो रहा था। उठो, उसने तानाशाही हुक्म सुनाया। मैंने उसे दांत दिखाते हुए घूरा। बस मैं तो नज़ारा ले रही थी। उसने आंखें नचाई। हमने कपड़े पहने तो मैंने महसूस किया कि हम दोनों ऐसे दो इंसानों की तरह पेश आ रहे थे जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और अक्सर तैयार होते होते एक दूसरे को लजीली मुस्कान देते हैं और हौले हौले से छू जाते हैं। मैंने जाना कि मेरी तरह उसके लिए भी एक नई खबर है। अपने बाल सुखाओ, क्रिश्चियन ने हुक्म दागा। ओह, नाना सा रवैया, मैंने कहा और वह मेरे बालों को चूमकर बोला। बेबी, ये तो हमेशा ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। मैंने उसे देखकर आंखें नचाई और उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। मिसेस स्टील, मेरी हथेलियां खुजा रही हैं। मिस्टर ग्रे, सुनकर खुशी हुई। मुझे तो लगने लगा था कि आपकी हथेलियों ने खुजाना बंद कर दिया है। अगर तुम चाहो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, वह बोला। उसने अपने बैग से क्रीम रंग का स्वेटर निकालकर कंधों पर डाल लिया। सफ़ेद टी शर्ट, जीन्स और बिखरे बालों के साथ वह ऐसा बंदा लग रहा है जैसे कोई किसी ग्लॉसी पत्रिका के पन्ने से बाहर निकल कर आया हो। किसी को भी इतना सुंदर नहीं दिखना चाहिए। पता नहीं, मैं उसकी सुंदरता में खोई हुई, उसके प्यार में। पर आज उसकी धमकी से भी मुझे डर नहीं लगा। ये मेरा 50 शेड्स है, बस ये ऐसा ही है। मैं बाल सुखाने लगी तो आशा की एक किरण जाग उठी। हम एक मध्यम मार्ग खोज लेंगे। हमें एक दूसरे की ज़रूरतें पहचान कर उन्हें पूरा करना होगा। बेशक मैं ऐसा कर सकती। मैंने खुद को शीशे में निहारा। मैंने टेलर की दी हल्की नीली कमीज पहनी है, बाल बिखरे हैं, चेहरे पर लाली और होंठ सूजे हैं। मैंने उन्हें छुआ तो क्रिश्चियन के जुनून से भरे चुंबन याद आ गए। मैं चाह कर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक सकी। हाँ, ये मैंने किया है, वह पीछे से आकर बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने लॉबी में गाड़ी का इंतजार करते हुए पूछा। क्रिश्चियन ने नाक का कोना खुजाया और मुझे आंख मारी। लगता है कि उससे अपना उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा है। बड़ी अजीब बात है, ये तो 50 के बर्ताव का हिस्सा नहीं है। जब हम ग्लाइडिंग के लिए गए थे तब भी वह ऐसे ही पेश आया था। शायद वहीं जा रहे हैं। उसने आगे झुककर मुझे प्यार से चूमा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा साथ मुझे कितनी खुशी देता है? वह हौले से बोला। हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे लिए यही करते हो। तभी वॉलेट उसकी कार लेकर आया और चाबियां देते हुए बोला, सर, ग्रेट कार। क्रिश्चियन ने उसे आंख मारी और बड़ी सी टिप दे दी। मैंने उसे देखकर त्योरी चढ़ाई। सच कह रही हूँ। जब ट्रैफिक के बीच से निकले तो क्रिश्चियन अपनी सोच में खो गया। उसकी कार में एक मधुर संगीत गूंज रहा है। मैं उन उदास और मीठे सुरों में खो गई थी। मुझे दूसरी ओर से जाना होगा, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसने कहा और मैं अपने ख्यालों से जागी। पर क्यों? उसने अचानक कार को एक बड़े से कार शोरूम के आगे रोका और बोला, हमें तुम्हारे लिए एक नई कार लेनी है। आज संडे को? ये क्या बकवास है? यह तो साहब का डीलर है। हम ऑडी नहीं लेंगे क्या? मैं इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना सवाल नहीं पूछ सकती थी। इसने उसे शर्मिंदा कर दिया। क्रिश्चियन और शर्मिंदा? यह पहली बार हुआ। मुझे लगा कि तुम शायद कुछ और लेना चाहो। ओह,
प्लीज़, मैं उसे खिंचाने का ये मौका कैसे छोड़ दूँ? एक साहब, हाँ, 193, आओ। तुम्हारी विदेशी गाड़ियों का क्या हुआ? एना, जर्मन और स्वीडन दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियाँ बनाते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुमने पहले से एक ऑडी 3 का ऑर्डर कर दिया होगा। मैं उसे रद्द कर सकता हूँ। वह आ गया और मेरी ओर से दरवाज़ा खोला। मैं तुम्हें ग्रेजुएशन का तोहफा देना चाहता था। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। क्रिश्चियन, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने खुद को उसकी मर्जी के हवाले कर दिया और एक साहब, क्या मैं अपने लिए एक साहब गाड़ी चाहती हूँ? मुझे तो ऑडी भी पसंद ही थी, बेशक, पर वह टनों सफ़ेद पेंट के नीचे दबी है। मैंने कंधे झटके और वह भी वही है। मैंने क्रिश्चियन का हाथ थामा और हम शोरूम में चल दिया। ट्रॉय डर्नेस्की नाम का एक सेल्समैन हमें देखते ही लपका। वह सेल्स को भांप सकता था। उसकी बोली सुनकर तो लगता है कि ब्रिटिश होगा, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक साहब गाड़ी, पुरानी। उसने दोनों हाथ मिले। नहीं, क्रिश्चियन ने होंठ भींच लिए। नहीं सर, आपके दिमाग में कोई मॉडल है? उसे बात निकलवानी आती है। 93 2.0 टी स्पोर्ट्स सीडन। वाह, क्या पसंद है। एनेस्टेशिया, कौन सा रंग? क्रिश्चियन ने मुझसे पूछा। काला। मैंने कंधे झटके। वैसे तुम्हें इसे लेने की ज़रूरत क्या है? उसने त्योरी चढ़ाई। काला रंग रात को आसानी से नहीं दिखता। मुझे अपना लालच रोकने के लिए आंखें नचानी पड़ी। तुम्हारे पास भी तो काली कार है। उसने मुझे देखकर मुंह बनाया। अच्छा, कैनरी पीला? क्रिश्चियन ने सुनकर मुंह बनाया। शायद उसे ये रंग पसंद नहीं है। तुम्हारे हिसाब से मुझे कौन सा रंग लेना चाहिए? मैंने उससे पूछा जैसे किसी बच्चे को बहलाते हैं। देखा जाए तो वह कई मायनों में बच्चा ही तो है। ये सोच ही मन को दास रंगों से रंग गई। सिल्वर या सफ़ेद? सिल्वर। वैसे सुनो, मैं तो वो ऑडी ले लूँगी। ट्राई को लगा कि बाजी हाथ से जा रही है। उसका रंग पीला पड़ गया। मैम, शायद आप कन्वर्टेबल कार लेना चाहें। उसने उत्सुकता से हाथों की ताली बजाई। सयानी लड़कियों को ये सब बिल्कुल नहीं भा रहा था, पर भीतर बैठी लड़की तो उसकी बात सुनते ही उछल पड़ी। वाह, ऐसी कार, और मेरे लिए? क्रिश्चियन ने भौंना चाहते हुए कहा। कन्वर्टेबल? ओह, लगता है इसे 1 मिनट में मेरे मन की बात पता चल जाती है। कई बार तो अजीब भी लगता है। मैं अपने हाथों को घूरने लगी। क्रिश्चियन ट्राई की ओर मुड़ा। कन्वर्टेबल के सुरक्षा मापदंडों के बारे में क्या राय है? बात तो जाहिर सी है कि वह मुझे हर हाल में सही सलामत रखना चाहता है। उसके लिए ये बात बहुत मायने रखती है। वह हर बात गौर से सुनने लगा। 50 मेरा कितना ख्याल रखता है? हाँ, मैं करता हूँ। मुझे उसके वे शब्द याद आ गए और मेरी नसों में जैसे शहद सा घुल गया। यह दिव्य पुरुष मुझे चाहता है। जब उसने मुझे देखा तो मैं खीसें निपोर रही थी। वह मुझे देखकर उलझन में पड़ गया। मैं खुशी से अपने आप को ही बाहों में समेट लेना चाहती हूँ। मिसेस स्टील, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस नशे में मग्न हैं? उसने मुझे चुंबन दिया, धीरे से बोला। कार लेने के लिए थैंक यू। ये सब पिछली बार से आसान था। वैसे ये ऑडी 3 नहीं है। वह तुम्हारे लिए नहीं थी, वह मुझे पसंद थी। सर, 93, वह हमारे बेवर्ली हिल्स डीलरशिप के पास है। हम 2 दिन में ला सकते हैं। ट्रॉय खुशी से फुदका। सबसे अच्छी वाली रेंज लाना। जी सर। बढ़िया। क्रिश्चियन ने कार्ड दिया। पता नहीं उसका था या टेलर का। मेरा दिमाग अचानक वहीं चला गया। टेलर कैसा है? क्या लीला अब भी वहीं है? मैंने माथा रगड़ा। मिस्टर ग्रे, क्या आप इस ओर आएंगे? क्रिश्चियन ने मेरे दरवाज़ा खोला और पैसेंजर सीट में जा बैठे। धन्यवाद। वह साथ वाली सीट पर बैठा तो मैंने शुक्रिया कहा। वह मुस्कुराया। एनेस्टेशिया, तुम्हारा स्वागत है।
क्रिश्चियन ने कार चालू की तो संगीत भी बजने लगा। ये कौन है? ईवा कैसिडी। उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। हाँ, सो तो है। वह कम उम्र में ही चल बसी। ओह, क्या तुम्हें भूख लगी है? सुबह का नाश्ता भी अधूरा रह गया था। उसने पूछा। हाँ, तो चलो पहले लंच कर लें। क्रिश्चियन ने पानी वाले इलाके की ओर गाड़ी मोड़ दी। यह सियाटल के खूबसूरत दिनों में से एक है और यह मेरे लिए पिछले कई सप्ताह के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा। क्रिश्चियन कार में गूंजती आवाज़ के बीच शांत और संतुष्ट दिख रहा है। क्या मैंने आज तक खुद को उसके साथ इतना सहज पाया है? मैं नहीं जानती। मैं उसके मूड से उतना नहीं घबराती। मुझे भरोसा हो गया है कि वह मुझे सज़ा नहीं देगा और वह भी मेरे साथ काफ़ी सहज रहने लगा है। उसने कार को बाएं मोड़ते हुए कोस्ट रोड की ओर ले लिया और फिर मरीना के सामने पार्क कर दिया। हम यहीं लंच लेंगे। मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। उसने ऐसे सुर में कहा कि मैं समझ गई कि वहाँ से ना हिलने में ही भलाई है। मैंने उसे कार के दूसरी ओर जाते देखा। क्या ये सब कभी पुराना होगा? हम पानी के सामने बाहों में बाहें डाले टहलते रहे और हमारे सामने दूर दूर तक फैला समुद्र दिख रहा है। कितनी सारी नावें हैं, मैंने कहा। वहाँ कई रंगों व आकारों में सैकड़ों नावें खड़ी हैं। हवा में जाने कितने ही पाल वहाँ लहरा रहे हैं। हवा में हल्की तुरशी लगी तो मैंने जैकेट को थोड़ा कस लिया। ठंड लग रही है? उसने मुझे अपने और पास खींच लिया। नहीं, मैं तो ये नज़ारा देख रही हूँ। मैं तो सारा दिन देखकर भी ना थकूं। आओ, इस ओर से चलें। क्रिश्चियन मुझे एक बहुत बड़े से बार में ले गया और हम काउंटर की ओर बढ़े। वहाँ की न्यू इंग्लैंड साज सज्जा देखने लायक थी। हल्की पीली दीवारें, हल्का नीला आसमान और दीवारों पर तरह तरह के नामों के मॉडल। कुल मिलाकर बड़ी प्यारी जगह लगी। मिस्टर ग्रे, बारमैन ने क्रिश्चियन का अभिवादन किया। मैं आज दोपहर को आपका क्या पिला सकता हूँ? दांते, गुड आफ्टरनून। मेरे साथ एनेस्टेशिया स्टील है। हम बार स्टूल बैठने लगे तो क्रिश्चियन ने मेरा परिचय दिया। आपका स्वागत है। बारमैन ने दोस्ताना मुस्कुराहट दी। वह एक लंबा, काला और खूबसूरत इंसान था। एक कान में चमक रहे हीरे ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और वह मुझे अच्छा ही लगा। एनेस्टेशिया, आप क्या लेना चाहेंगी? मैंने क्रिश्चियन को ताका। वह भी मुझे ही देख रहा था। आज वह चाहता है कि मैं अपने लिए खुद वाइन चुनूं। प्लीज़ मुझे ना कहें और मैं वही लूँगी जो क्रिश्चियन लेंगे। मैंने लजीली सी मुस्कान के साथ कहा। 50 को वाइन की मुझसे कहीं गहरी समझ है। मैं तो बियर लेने वाला हूँ। सियाटल में यही एक जगह है जहाँ आपको एडनेम्स एक्सप्लोरर मिल सकती है। बियर? हाँ दांते, 2 एक्सप्लोरर देना। ये बड़ा स्वादिष्ट सी फूड चौडर भी बनाते हैं, उसने कहा। बियर और चौडर सुनकर तो अच्छा लग ही रहा है, मैं बोली। 2 चौडर्स, दांते ने पूछा। प्लीज़, क्रिश्चियन ने जवाब दिया। हम खाने के वक्त इस तरह बातें कर रहे हैं जितनी हमने पहले कभी नहीं की। क्रिश्चियन पूरी तरह से शांत और संतुष्ट दिख रहा है और वह कल की घटना के बावजूद कितना खुश और मग्न लग रहा है। उसने मुझे अपने एंटरप्राइज के इतिहास के बारे में बताया और उसकी बातों से मुझे महसूस हुआ कि उसे कंपनी की समस्याएं सुलझाने, तकनीक को विकसित करने और तीसरी दुनिया के लिए उत्पादकता में वृद्धि का कितना जुनून है। मैं उसे पूरे ध्यान से सुनती रही। वह मजाकिया, चतुर, परोपकारी और खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे रे और माम के बारे में सवाल पूछे और ये पूछा कि मोंटेसानो के जंगलों में मेरा बचपन कैसा रहा। फिर टेक्सास और वेगास के बारे में कुछ बातें हुई। उसने मुझसे मेरी मनपसंद किताबों और फिल्मों के बारे में जानना चाहा और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि हमारी पसंद कितनी मिलती थी। बातचीत के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि थोड़े ही वक्त में उसका चरित्र कितनी तेजी से बदला है। क्रिश्चियन ने खाने के बाद बिल दी और दांते ने हमें भावभीनी विदाई दी। ये जगह अच्छी थी,
लंच के लिए थैंक यू। क्रिश्चियन मेरा हाथ थाम कर बाहर आ गया तो मैंने कहा हम फिर से आएंगे। उसने कहा और हम फिर से वहीं टहलने लगे। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ अब मुझे भी सब्र नहीं हो रहा है। मैंने कहा। हम हाथों में हाथ डाले मरीना पर डोलते रहे। ये बड़ी प्यारी दोपहर है। लोग इतवार का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कुत्तों के साथ टहल रहे, नावों को निहार, अपने बच्चों को उछल कूद करते देख रहे हैं। हम मरीना की ओर बढ़े तो नावें और पास आते दिखाई दी। क्रिश्चियन मुझे एक बड़े से पोत के पास ले गया। मुझे लगा कि आज नाव में सैर की जाए। यह मेरी बोट है। ओह, ये क्या! वह तो कम से कम 40-50 फीट होगी। 2 पतले ढांचे, एक डेक, एक बड़ा सा केबिन, एक ऊंचा ओवरहेड और मस्तूल। मैं नावों के बारे में कुछ नहीं जानती, पर देखकर कह सकती हूँ कि एक खास चीज़ है। वाह, मैंने हैरानी से कहा। इसे मेरी कंपनी ने बनाया है, उसने गर्व से कहा। मेरा दिल झूम उठा। इसे सबसे बेहतरीन नेवल कारीगरों व आर्किटेक्टों ने तैयार किया है और यह सिएटल में हमारे ही यार्ड में तैयार हुई है। इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, आलीशान डैगर बोट्स और भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं तो बहुत बुरी तरह इम्प्रेस हो गई। क्या बोट है? मैंने कहा। वो मुस्कुराया। हाँ, ये बहुत खास दिखती है। बिल्कुल, मिस्टर ग्रे दिखने में भी ताकतवर है। हाँ मिसेस स्टील, आपने सही कहा। इसका नाम क्या है? उसने मुझे कोने में ले जाकर नाम दिखाया। द ग्रेस। मैं हैरान रह गई। तुमने इसे अपनी मॉम का नाम दिया है? हाँ, उसने हैरानी से सिर एक ओर झुका दिया। इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने कंधे झटके। पर वह हमेशा अपनी मॉम की मौजूदगी में खुद को अजीब महसूस करता है। मॉम, मैं अपनी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इस बोट का नाम उनके नाम पर रखा है। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं खिसिया गई। दरअसल मैं सही तरह से अपनी बात नहीं कह पाई थी। एना, ग्रेस ट्रेवेलियन ग्रे ने मेरी जान बचाई थी। ये सब उन्हीं की देन है। मैंने उसे ताका। आज मैंने पहली बार जाना है कि उसे अपनी मॉम से कितना प्यार है, पर उनके सामने खुलकर अपनी भावनाओं को प्रकट क्यों नहीं करता। क्या तुम आना चाहोगी? उसने चमकीली आंखों से प्यार छलकाते हुए कहा। हाँ प्लीज़। मैं मुस्कुराई। वह खुश दिखा और मेरा हाथ थामकर बोट पर ले गया। हम डेक पर खड़े हैं, जहाँ एक और मेज़ है और जिसके आसपास 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैंने जैसे ही कैबिन के इंटीरियर को देखने के लिए नज़र मारी तो वहाँ किसी को देखकर उछल पड़े। वहाँ से एक सांवला घुंघराले बालों वाला लंबा आदमी बाहर आया, जिसने हल्की गुलाबी रंग की पोलो कमीज़ और शॉर्ट जूते पहने हुए थे। वह 30 के करीब रहा होगा। मैक, क्रिश्चियन उसे देखकर दमका। मिस्टर ग्रे, स्वागत है। उसने हाथ मिलाया। एनास्टेशिया, ये लियाम मैकनिल है। लियाम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, एनास्टेशिया स्टील। गर्लफ्रेंड? भीतर बैठी लड़की ने कलाबाजी खाई। वह तो अभी कन्वर्टेबल कार के बारे में सुनकर ही मस्त है। खैर, मुझे इन शब्दों का आदी होना होगा। उसने पहली बार ऐसा नहीं कहा है, पर जब भी वह कहता है तो मैं रोमांचित हो उठती हूँ। कैसी हैं आप? मैंने और लियाम ने हाथ मिलाया। मुझे मैक कहें प्लीज़, उसने प्यार से कहा। मिसेस स्टील, बोट में आपका स्वागत है। एना, प्लीज़, मैंने हौले से कहा। उसकी आंखें गहरी भूरी हैं। मैक, काम कैसा चल रहा है? क्रिश्चियन ने झट से टांग अड़ा दी। सर, ये तो रॉक एंड रोल करने को तैयार है, मैक ने कहा। बोट और मैं? भाई वाह। चलो फिर हो जाए। आप इन्हें साथ ले जा रहे हैं? हाँ, क्रिश्चियन बोला और मुझे देखकर कहा। एना, हो जाए एक छोटा सा टूर? हाँ प्लीज़। हम कैबिन के अंदर चले गए। हमारे सामने एल आकार का क्रीम लेदर सोफ़ा रखा और खिड़की से मरीना का सुंदर दृश्य दिख रहा है। बाई और रसोई, वहाँ सब कुछ मौजूद है। ये गैलरी के अलावा मेन सैलून है।
क्रिश्चियन ने रसोई के ओर इशारा करते हुए कहा। वो मुझे थाम कर मेन कैबिन में ले गया। वहाँ तो बहुत जगह थी, सब कुछ आधुनिक तकनीक से बना था, पर देखकर लगता है क्रिश्चियन से बनवाने के लिए अपना समय नहीं दिया। दोनों ओर बाथरूम हैं, क्रिश्चियन ने कहा, और फिर एक अजीब सा दिखने वाला दरवाज़ा खुला। उसे खोलते ही हम एक आलीशान बेडरूम में आ गए। वाह! वहाँ बड़े आकार का कैबिन बेड था और उसके एस्काला वाले बेडरूम की तरह ही चारों ओर हल्का नीला लिनन और हल्के रंग की लकड़ी दिख रही थी। बेशक यह थीम मुझसे बड़ी प्यारी है। यह मास्टर कैबिन है। उसने मुझे चमकीली आंखों से घूरा। परिवार के अलावा यहाँ आने वालों में तुम पहली लड़की हो। वे इस गिनती में नहीं आते। मैं उसकी नज़रों की ताब न ले सकी। ओह, एक और पहली बार। उसने मुझे बाहों में खींच लिया और बालों को पकड़कर गहराई से एक चुंबन दिया। जब उसने छोड़ा तो हम दोनों ही बेदम हो चुके थे। हमें इस पलंग का मुहूर्त करना होगा। वह मेरे मुंह के पास आकर बोला। वाह, समुद्र में? क्या कहने, पर अभी नहीं। आओ, मैं हमें खोज रहा होगा। वो मुझे सैलून की ओर ले गया और मुझे हल्की सी मायूसी हुई। उसने एक और दरवाजे की ओर संकेत किया। यहाँ और वहाँ 2 ऑफिस बने हैं और उसके अलावा 2 और कैबिन हैं। तो बोट पर कितने लोग आ सकते हैं? वैसे तो ये 6 बर्थ वाली है। मैं अकेला ही जाता हूँ, इसलिए परिवार का भी साथ नहीं होता। अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे तुम पर भी नज़र रखनी होगी। उसने अलमारी से लाल रंग की लाइफ जैकेट निकाल ली। ये लो। उसने मुझे लाइफ जैकेट में कसा तो होठों पर भीनी सी मुस्कान थी। तुम्हें मुझे इस तरह तनियों में बांधना पसंद है ना? हाँ, किसी भी तरह से। उसने एक दुष्टता भरी मुस्कान के साथ कहा। बिगड़ैल कहीं के। मैंने मुंह बनाया। मैं जानता हूँ। उसने खीसें नहीं पोरी। मेरा बिगड़ैल। मैं हौले से बोली। हाँ, तुम्हारा। उसने सारी तनियाँ कसने के बाद मुझे एक बार और चूमा और बोला, हमेशा के लिए तुम्हारा। हमेशा? ओह, ये मैंने क्या सुना। आओ। वह मेरा हाथ थामकर ऊपर डेक पर ले गया, जहाँ एक छोटा सा कॉकपिट दिखाई दिया। वहीं बोर्ड पर मैक रस्सियों के साथ कुछ कर रहा है। क्या तुमने भी अपनी रस्सी की ट्रिक यहीं से सीखी है? मैंने क्रिश्चियन से भोलेपन से पूछा। हाँ, ये काफ़ी काम आती है मिसेस स्टील। आपको सब कुछ जानने की बड़ी भूख रहती है। मुझे आपकी यह आदत पसंद है। मुझे अपनी रस्सी की कुछ तरकीबें दिखाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उसने कहा, और मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कुछ बुरा कह दिया हो। उसका मुंह लटक गया और मैं चिल्लाई, वो मारा। वो मुस्कुराने लगा और आंखें सिकोड़ कर बोला, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पर अभी तो मुझे अपनी बोट चलानी है। वह कंट्रोल के पास बैठा बटन दबाया और इंजन गरजने लगा। मैक मुझे देखकर मुस्कुराया और डेक पर जाकर कुछ और रस्सियाँ खोलने लगा। शायद उससे भी कुछ तरकीबें आती हों। यह विचार आते ही मन में मैं खिसिया गई। मैंने 50 को देखा और दमक उठी। उसने रिसीवर उठाया और रेडियो ऑन किया। वहाँ से मैक ने ऐलान किया कि हम जाने के लिए तैयार थे। एक बार फिर मैं इस काम में क्रिश्चियन की होशियारी देखकर दंग रह गई। क्या कोई काम ऐसा जो ये इंसान नहीं कर सकता? फिर याद आया कि पिछले सप्ताह मेरे घर में बैठा शिमला मिर्च काटने की प्रैक्टिस कर रहा था। यह बात आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्रिश्चियन ने बोट को धीरे से पानी में उतार दिया। हमारे पीछे डॉक साइड पर एक भीड़ दिख रही है जो हमें हाथ हिलाकर विदा दे रही है। छोटे बच्चों को हाथ हिलाते देख मैंने भी हाथ हिला दिया। क्रिश्चियन ने अचानक ही मुझे अपने पास खींच लिया और उन बटनों की ओर इशारा करके बोला, व्हील संभालो। उसने हुक्म दिया और मैंने झट से मान लिया। हाँ, मैं कैप्टन हूँ। उसने मेरे हाथों पर हाथ रखे। कुछ ही देर में हमारी बोट समुद्र में आ गई। यहाँ हवा तेज़ थी और समुद्र भी ठाठे मार रहा था। मैं क्रिश्चियन का उत्साह देखकर अपनी मुस्कान नहीं रोक सकी। सच में बहुत मज़ा आ रहा था। हमने एक बड़ा सा मोड़ लिया और ओलंपिक पेनिनसुला की ओर चल दिए। सेल टाइम, क्रिश्चियन जोर से चिल्लाया। देखो, तुम्हें बस वहीं ध्यान देना है। क्या मैं अकेले? वह मेरा डर देखकर मुस्कुराए। बेबी, ये बहुत आसान है। बस व्हील थाम लो और सामने क्षितिज पर नज़र रखो।
तुम कर सकती हो, तुम हमेशा से अच्छा करती हो। जब सेल ऊपर की ओर होगा तो तुम्हें हल्का खिंचाव महसूस होगा। इसे स्थिरता से थामे रहना, मैं ऐसे संकेत करूँगा। उसने अंगूठे से इशारा करके दिखाया। तब तुम इंजन बंद कर सकती हो। यह रहा बटन। उसने एक बड़े से काले से बटन की ओर संकेत करते हुए पूछा, समझी? हाँ। मैंने घबराहट के साथ गर्दन हिलाई। ओह, मैंने तो कभी ये सब करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उसने मुझे झट से चूमा और कैप्टन की कुर्सी से उतर गया। फिर वह मैक की मदद के लिए बोट के अगले हिस्से में चला गया। वे दोनों मिलकर जाने क्या क्या बोलते हुए एक टीम की तरह काम करने लगे और 50 को किसी के साथ इस तरह बेपरवाह होकर काम करते देखना अच्छा लग रहा है। शायद मैक इसका दोस्त हो। जहाँ तक मुझे पता है इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मेरे भी तो नहीं हैं। हाँ, सियाटल में नहीं। मेरी दोस्त तो इस समय बारबाडोस में है। अचानक ही केट की याद सताने लगी। मैं उसे बुरी तरह से याद कर रही हूँ। इतनी याद तो कभी नहीं आई थी। काश वह ईथन के साथ और रुकने की बजाय वापस आ जाए। क्रिश्चियन और मैक ने मेन सेल लहरा दिया। अचानक ही बोट तेज़ी से उछलने लगे। मैं व्हील के ज़रिए से महसूस कर सकती थी। वे जब मस्तूल पर काम करने लगे तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। हवा ने उसे एक पल में तान दिया। बेबी, कसकर थामे रहो और इंजन बंद कर दो। क्रिश्चियन ने इंजन बंद करने का संकेत दिया। मैं केवल उसका स्वर सुन सकी पर समझ गई। मैंने सिर हिलाकर हामी दी। बटन दबाते इंजन की गड़गड़ाहट बंद हो गई। ग्रेस पानी पर ऐसे तैरने लगी मानो उड़ रही हो। मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी क्योंकि ये मेरे जीवन के रोमांचक अनुभवों में से एक था। शायद इस लिस्ट में ग्लाइडिंग व पीड़ा का लाल कमरा भी आते हैं। ओह, ये बोट अपने आप चल सकती है। क्रिश्चियन ने एक बार फिर मेरे पीछे और उसने मेरे हाथों पर अपने हाथ रखे हुए। कैसा लग रहा है क्रिश्चियन? ये तो अद्भुत है, वह मुस्कुराते हुए बोला। इस पिन्नी के ऊपर जाने तक इंतज़ार करो। उसने मैक की ओर इशारा किया। उसके हाथ में लाल रंग का कपड़ा देखकर मुझे रेड रूम याद आ गया। रंग बड़ा प्यारा है। उसने मुझे बड़ी सी मुस्कान दी और आंख दबा दी। ओह, ये तो हद हो रही है। आज क्रिश्चियन कौन से रंग में है? अब ग्रेस पूरी गति से दौड़ रही है। मैंने मुड़कर देखा तो सियाटल को अपने से दूर जाते हुए पाया। सच्ची, उस दूर से दिख रहे शहर के लैंडस्केप ने मुझे मोह लिया। इस शांत दोपहर में पानी के बीच दौड़ रही नाव में हम और वहाँ से दिखता शहर का नज़ारा, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। हम कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। ये 15 नॉट ले रही है, मतलब 70 मील प्रति घंटा। अच्छा, मुझे तो बहुत तेज़ लग रही थी। उसने मेरा हाथ दबा मुस्कुरा कर बोला, एनेस्टेशिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। गालों में हल्की लाली उतर आई है। ये शर्म की लाली नहीं है। आज तुम वैसे ही खूबसूरत लग रही हो जैसे जोन्स की तस्वीर में लग रही थी। मैंने मुड़कर उसे चूम लिया। मिस्टर ग्रे, आपको पता है कि किसी लड़की का दिल कैसे जीता जाता है? मिस स्टील, खुशी देना ही हमारा लक्ष्य है। उसने मेरी गर्दन से बाल हटाया और चूम लिया। रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मुझे तुम्हें खुश देखना अच्छा लगता है, उसने हौले से कहा और मुझे बाहों में कस लिया। मैं नीले पानी को देखते हुए यही सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या किया होगा कि आज किस्मत मुझ पर मेहरबान है और मुझे इस आदमी का साथ मिला है। भीतर बैठी सयानी लड़की बोली, बेशक किस्मत मेहरबान है, पर ये सब कितने दिन चलेगा। वह हमेशा के लिए वनीला संबंधों से संतुष्ट नहीं रहने वाला। तुझे समझौता करना ही होगा। मैंने अपनी सोच को परे झटका और क्रिश्चियन की छाती से माथा टिका दिया। अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि वह गलत नहीं कह रही, पर मैं आज की शाम बर्बाद नहीं करना चाहती। 1 घंटे बाद हम एक छोटे से द्वीप बेनब्रिज आइलैंड में हैं। मैक एक छोटी सी डोंगी में बैठकर किनारे पर गया है। पता नहीं क्यों गया है, पर उसके निकलते क्रिश्चियन ने मुझे हाथ थामकर केबिन में ले गया। लगता है कि वह किसी मिशन पर था। अब वह मेरे सामने खड़ा था, लाइफ जैकेट उतार रहा है। उसने उतार कर वह मेरी आंखों में गहराई से ताकने लगा।
मैं तो अभी उसके छुए बिना ही पूरी तरह से खो गई हूँ। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे और गर्दन से ले जाते हुए ब्लाउज़ के पहले बटन पर रोक दिया और मेरे खुले होठों पर एक चुंबन जड़ दिया। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उसने कहा और बटन खोल दिया। मैं उसकी खूबसूरती और सेक्सी अदाओं की गिरफ्त में जकड़ी हुई हूँ। पूरे केबिन में जैसी उसकी मौजूदगी छाई हुई है। बोट हौले हौले झूम रही है। मेरे लिए प्लीज़ अपने कपड़े उतार दो, वह हौले से बोला। मैं लगातार उसे ताकते हुए अपना एक एक बटन खोलने लगी। ओह, उसके चेहरे से उसकी चाह कैसे झलक रही है। मैंने अपनी शर्ट को नीचे गिरने दिया और जीन्स की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको, बैठ जाओ, उसने हुक्म दिया। मैं पलंग के कोने में बैठ गया और वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर जूते और जुराबें खोलने लगा। उसने मेरा बायां पाँव हाथ में लेकर चूमा और फिर उसके अंगूठे को दांतों से हौले हौले काटने लगा। ओह, मैंने अपने शरीर में सनसनाहट सी महसूस की। वह झटके से उठ खड़ा हुआ और मुझे खड़े कर बोला, अब तुम अपना काम जारी रख सकती हो। मैंने धीरे से अपनी डेनिम जीन्स की ज़िप खोलकर उतार दी। पता नहीं उस दिन मुझे उसके सामने ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। मैं उस आदमी के लिए सेक्सी दिखना चाहती थी। वो इसका हकदार है। वो मुझे सेक्सी होने का एहसास दिलाता है। बेशक मेरे लिए ये सब नया है, पर मैं उसे धीरे धीरे सब सीख रही हूँ। उसके लिए भी तो ये सब कितना नया है। हम दोनों ही एक नए तरीके से संतुलन साधना सीख रहे हैं। मैंने आज नए अंतर्वस्त्र पहने हैं। उनकी कीमत के टैग ही मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे, पर खूबसूरती भी कमाल थी। अब मैं जीन्स से बाहर आकर उसकी दी हुई लॉन्जरी में खड़ी हूँ, पर मैं खुद को ओछा या घटिया महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैंने अपना हुक खोला और कपड़ों को आसानी से खोलने दिया। कुछ ही देर में मैं उसके सामने निर्वस्त्र थी। आज मैं उसके सामने बिना किसी हिचक के निर्वस्त्र खड़ी हूँ। उसकी वजह यही है कि वह मुझे प्यार करता है। मुझे उससे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा। मैं उसकी आंखों की गहराइयों में आज वासना के सिवाय और भी बहुत कुछ देख पा रही हूँ। उसकी आंखों में आज मेरे लिए प्यार झलक रहा है। उसने अपना स्वेटर और टी शर्ट उतार दी और उसकी नंगी छाती दिखने लगी। इसके बाद उसने जूते जुराबे उतार दी। जब वो जीन्स उतारने लगा तो मैं बोली, मुझे उतारने दो। उसके चेहरे पर हैरानी सी छा गई, पर प्यार से बोला, जैसा तुम चाहो। मैं आगे आई और जीन्स में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैंने बटन तो खोल दिया, पर जीन्स उतारने के बजाय अपने हाथों से उस उभार को महसूस करने लगी। उस पर अपना हाथ फिराने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मेरी छुअन से झूम उठा। ऐना, तुम बड़ी बिंदास हो रही हो। हौसले बुलंद होते जा रहे हैं तुम्हारे। वह हौले से बोला और मुझे एक गहरा चुम्बन दिया। मैंने भी उसके नितंबों पर अपने हाथ टिकाए और चुम्बन का जवाब देने के बाद उसकी जीन्स उतार दी। मेरी उंगलियां तेज़ी से उस उभार को महसूस करती जाएं और अचानक मैंने उसे कसकर थाम लिया। उसके गले से एक कराह निकली और उसने मुझे प्यार से चूम लिया। उसने एक हाथ मेरे बालों में रखा और दूसरे हाथ से मेरे अंग अंग को सहलाने लगा। ओह बेबी, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। उसने एक ही पल में अपने बचे हुए कपड़े भी उतार दिए। तब मैं उसके शरीर के एक एक इंच को गहराई से देख सकती हूँ। वो ये कितना परफेक्ट है। बस उसकी खूबसूरती में निशान भद्दे दिखते हैं। वे उसकी चमड़ी में जैसे गहराई तक खुदे हुए हैं। है ना, क्या हुआ? वो हौले से बोला और अपनी हथेलियों के उल्टे हिस्से से मेरे गाल सहलाने लगा। कुछ नहीं, मुझे बहुत सारा प्यार करो। उसने मुझे अपनी बाहों में खींचा और चूमते हुए बालों में अपने हाथ घस दिए। हमारी जीभें आपस में मिली और मुझे पलंग पर लिटाकर सीधे ही लेट गया। उसने मेरे जबड़े के आसपास नाक फिराया तो मेरे हाथ उसके बालों में चले गए। है ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी गंध कितना मदहोश कर देती है। ये मुझे दीवाना बना देती है। उसके शब्दों ने मेरे पूरे शरीर में सहरन पैदा कर दी और हमेशा की तरह मैं सब भुलाकर उसके हो जाने के लिए तरसने लगी। तुम कितनी सुंदर हो,
वह मेरे वक्षस्थल को सहलाते हुए बोला, मैंने सिसकारी भरी और पलंग पर तिरछी हो गई हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से निकली आवाज़ें सुनना चाहता हूँ। उसके हाथ मेरी कमर की ओर बढ़े और मैं उन हाथों की छुअन एक बार फिर अपने अंगों पर गहराई से महसूस कर पा रही हूँ। उसकी लंबी उंगलियाँ मेरे पूरे शरीर पर तैरती जा रही हैं। अचानक ही उसने एक झटके से मेरा घुटना पकड़ा और मुझे पलट दिया। उसके बाद उसने जेब से कॉन्डोम का पैकेट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने उसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ और करने का इरादा बना लिया। कुछ ही पलों में क्रिश्चियन मैकमेथन के आनंद में खोया हुआ था और मैं उसे दीवानों की तरह चूम रही थी। इसका स्वाद कितना अच्छा है। इसके बाद मैंने झट से कॉन्डोम का पैकेट खोला और उसे इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया। उसने भी देर नहीं की। उसकी झटके से की गई पहल से मेरी चीख निकल गई। हम दोनों उस गहरी संतुष्टि के बीच मग्न हैं। यह सब कितना दैवीय लग रहा है। इन संबंधों के बीच चाह की गहरी खाइयाँ ही नहीं बल्कि हमारे प्रेम का समंदर भी लहरा रहा है। ओह, ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह बेबी। वह अचानक इस तरह उठ बैठा कि हम आमने सामने हो गए। मैंने उसे बाहों में थाम लिया और वह मेरी आंखों में ताकने लगा। एना, तुम मुझे किस दुनिया में पहुंचा देती हो। उसने मुझे गहराई से चूम लिया और मैंने भी उसी जुनून के बीच चुम्बन का जवाब दिया। ओह, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं वह हौले से बोली और वह ऐसे कराहा मानो उसे मेरे ये शब्द सुनकर तकलीफ़ हुई हो। वह उसी मुद्रा में पलटा तो मैं उसके नीचे आ गई। मैंने अपनी टांगें उसकी कमर के आसपास लपेट दी। उसने मुझे हैरानी से देखा और जब मेरा हाथ उसके चेहरा से हिलाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके चेहरे की हैरानगी और भी बढ़ गई। हिचकोले खाती नाव और कैबिन के सन्नाटे के बीच हमारे बेदम सांसें वह बहुत ही सीधे तरीके से अलग हुआ। उसने एक हाथ से मेरे बाल सहलाए फिर झुककर मुझे चूम लिया। मैंने उसकी सीमाओं को याद रखते हुए शरीर के उन हिस्सों को छुआ जिन्हें मैं छू सकती थी। उसके बाजू, बाल, उसकी पीठ का निचला हिस्सा। वह मेरे मुंह, चिबुक और जबड़े को चूमते हुए कानों को कुतर रहा था। मैं हर बार उसके शरीर के भार के साथ सांसों की लय को भी सुन सकती हूँ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। ओह, अब तो ये एहसास मेरे लिए नया नहीं रहा। प्लीज़ एना। उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने मुझे सुख की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मैं उफनती सांसों के बीच बोली, क्रिश्चियन और हम दोनों एक साथ डूबकर पार उतरे। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ डार्कर का अध्याय 9 समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही अध्याय 10 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।